कहानी शुरू होती है जहां हम रसेल नामक एक शख्स को देखते हैं। रसेल साधारण आदमी नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे चालाक चोर है और आज वह एक बहुत बड़े बैंक को लूटने वाला है। रसेल के साथ उसके 3 साथी भी हैं और ये चारों वैन में बैठकर न्यूयॉर्क के एक बैंक के सामने अपनी वैन रोकते हैं। चोरी को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करने के लिए ये लोग सफाई कर्मचारियों की यूनिफॉर्म पहनकर बैंक के अंदर दाखिल होते हैं ताकि किसी को भी उन पर शक न हो। बैंक के अंदर मौजूद लोगों के लिए ये एक नॉर्मल दिन था। वे सोच भी नहीं सकते थे कि क्लीनर के ड्रेस में छिपे लुटेरे हैं। और ठीक उसी पल रसेल एक टॉर्च निकालकर कैमरों की तरफ लाइट मारता है जिससे वो एक एक करके सारे कैमरे बंद कर देता है। और जैसे ही सारे कैमरे बंद हो जाते हैं ठीक उसी वक्त ये लोग मास्क लगा लेते हैं और अपनी अपनी गन निकाल लेते हैं तथा बैंक के अंदर स्मोक छोड़ देते हैं जिससे बैंक में अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन ये चारों गनों की नोक पर सबको जमीन पर लिटा देते हैं और उन्हें बंधक बना लेते हैं। अब बैंक का पूरा कंट्रोल इन चारों के हाथ में आ चुका था, मगर स्मोक की वजह से कुछ धुआं बैंक के गेट से बाहर निकलता है जिसे एक सिक्योरिटी गार्ड नोटिस कर लेता है। और जैसे ही वो गार्ड बैंक के अंदर घुसने लगता है ठीक उसी पल दरवाजे से रसेल उस गार्ड पर गन तानकर कहता है कि अंदर हमने ढेर सारे लोगों को बंधक बना लिया है और अगर पुलिस अंदर घुसने की कोशिश करेगी तो हम अंदर मौजूद लोगों को एक एक करके मारते जाएंगे। ये कहकर रसेल दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद वो पुलिस वाला बाकी पुलिस वालों को सूचित कर देता है कि बैंक में चोर घुस चुके हैं, इसीलिए यहाँ पुलिस की एक टीम भेजी जाए। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है और कुछ ही देर में वहाँ पुलिस की एक बड़ी टीम पहुंच जाती है। ये लोग बैंक को चारों तरफ से घेर लेते हैं मगर बैंक के अंदर नहीं जा पाते क्योंकि चोरों की तरफ से उन्हें चेतावनी मिल चुकी थी कि अगर कोई भी पुलिस वाला अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो हम अंदर मौजूद लोगों को एक एक करके मारते जाएंगे। वहीं बैंक के अंदर हम देखते हैं कि रसेल और उसके 3 साथियों ने मिलकर सभी लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया है और एक एक करके सबके मोबाइल छीन लेते हैं। लेकिन इस बैंक का मैनेजर अपना मोबाइल इन्हें नहीं दे पाता और जब रसेल उससे पूछता है कि तुम्हारा फोन कहाँ है तो वो कहता है कि मैं फोन घर पर भूल आया हूँ। रसेल उसे चेतावनी देता है कि अगर तुमने फोन छुपा कर रखा है तो बता दो और अगर मैंने खुद ढूंढ लिया तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम फिर कभी खड़े नहीं हो पाओगे। लेकिन मैनेजर अपनी बात पर अड़ता है और कहता है कि आज मैं फोन घर पर ही भूल गया हूँ। पर रसेल को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता, इसलिए रसेल उन सबके फोन में मैनेजर का नंबर सर्च करता है और उसी नंबर पर कॉल लगाता है और भी वो फोन बजने लगता है जो उसने दरवाजे के पीछे फेंक दिया था। इस बात से रसेल को बहुत गुस्सा आता है और वो मैनेजर को एक अलग कमरे में ले जाकर वहाँ बुरी तरह पीटा है। ये देखकर बाहर सब लोग बहुत डर जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि अगर कोई भी चालाकी करेगा तो उसका भी यही हाल होगा जो मैनेजर का हुआ। वहीं हम पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव कीथ को देखते हैं। डिटेक्टिव बहुत ईमानदार इंसान है मगर इस वक्त वो बहुत परेशान है क्योंकि कुछ दिन पहले एक स्मगलर से पकड़े गए $1.5 लाख गायब हो गए थे और इसका आरोप डिटेक्टिव कीथ पर लग गया था। और ठीक उसी वक्त उनका सीनियर आकर डिटेक्टिव को बैंक की डकैती के बारे में बताया। ये सुनकर डिटेक्टिव को लगता है कि ये प्रमोशन का अच्छा मौका है और अगर मैंने इस केस को हल कर लिया तो शायद मुझ पर से $1.5 लाख का आरोप भी हट जाए। इसलिए तुरंत डिटेक्टिव उस बैंक के बाहर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ यह खबर बैंक के मालिक आर्थर को भी लग जाती है। आर्थर बहुत अमीर और ताकतवर शख्स था, इसलिए जब उसे पता चला कि उसके बैंक में डकैती हुई है तो आर्थर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पता चलता है कि आर्थर को पैसों की कोई चिंता नहीं है। आर्थर ने आराम से अपने असिस्टेंट से पूछा कि डकैती किस ब्रांच में हुई है तो असिस्टेंट ने बताया कि वॉल स्ट्रीट ब्रांच में हुई है। ये सुनकर आर्थर का चेहरा सफेद पड़ जाता है जिससे साफ पता चलता है कि उस ब्रांच में कुछ ऐसा है जो आर्थर के लिए बहुत खास है। इसके बाद बैंक का मालिक तुरंत एक महिला से मिलता है। उस महिला का नाम मैडलिन है। मैडलिन बहुत तेज दिमाग वाली औरत है जो लोगों को अपनी बातों में फंसाकर आसानी से अपना काम निकाल लेती थी और इस काम के लिए वो पैसे लेती थी। बैंक मालिक आर्थर मैडलिन से कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उसने मैडलिन को बताया कि जिस बैंक में चोर घुसे हैं उसके वॉल्ट में मेरा एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स है, बॉक्स नंबर 392। उस बॉक्स में मेरा बहुत कीमती सामान रखा है जिसे मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता और मैं नहीं चाहता कि उस बॉक्स की चीज किसी और के हाथ लगे। आर्थर मैडलिन से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम बहुत चालाक हो और तुमने कई अमीरों के मुश्किल काम आसानी से निपटाए हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम इस बैंक में जाओ और सेफ डिपॉजिट बॉक्स नंबर 392 में जो रखा है उसे बिना किसी दूसरे के हाथ लगे मेरे पास ले आओ। मैडलिन डील स्वीकार करने से पहले कहती है कि इस बॉक्स में जो है उसे तुम्हारे पास पहुंचाने के बाद मुझे कोई खतरा तो नहीं होगा। जिस पर आर्थर कहता है नहीं, इस बॉक्स में जो है वो तुम्हारे ये जन्म से भी पहले का है और इससे किसी को नुकसान नहीं है सिवाय मेरे। आर्थर कहता है कि अगर वो चीज सामने आ गई तो मुझे दुनिया के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ये सुनकर मैडलिन समझ जाती है कि आर्थर ने सालों पहले कई लोगों के साथ गलत किया होगा। दूसरी तरफ हम बैंक के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ ये चारों रॉबर्स प्लान के मुताबिक काम कर रहे होते हैं। इन रॉबर्स में एक लड़की भी है और ये एक दूसरे को स्टीव, स्टीवी और सीवो कहकर बुलाते हैं ताकि उनका असली नाम किसी को पता न चले। अब ये रॉबर्स जेंट्स को अलग और लेडीज को अलग लाइन में खड़ा कर देते हैं। उसके बाद रसेल सबको कपड़े उतारने को कहता है और सबको एक जैसे कपड़े दे देता है तथा कहता है कि इन्हें जल्दी पहन लो। साथ ही रसेल सबको मास्क भी देता है और फिर ये चारों रॉबर्स भी उन लोगों जैसे ही कपड़े पहन लेते हैं। अब बैंक के अंदर हर किसी के कपड़े एक
जैसे थे। रसेल ये इसलिए करता है कि अगर पुलिस अंदर आई तो पुलिस कंफ्यूज हो जाए कि कौन चोर है और कौन आम आदमी। इसके बाद रसेल अपने साथियों के साथ काम शुरू कर देता है और एक स्टोर रूम में जाते हैं और स्टोर रूम देखकर रसेल कहता है कि ये जगह बिल्कुल सही है। रसेल के ऐसा कहने से हमें पता चलता है कि शायद उसे ऐसी जगह की तलाश थी जिसके बाद ये लोग वहाँ खुदाई शुरू कर देते हैं। वहीं बाहर डिटेक्टिव चोरों को पकड़ने में जुट जाता है और कंट्रोल रूम से बैंक के सीसीटीवी चेक करने लगता है। लेकिन रॉबर्स ने पहले भी ही सारे कैमरे बंद कर दिए थे, इसलिए डिटेक्टिव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। और ठीक उसी वक्त रॉबर्स बैंक से एक आदमी को बाहर छोड़ देते हैं। ये आदमी उसी बैंक में काम करता था जिसके हाथ बंधे थे, आंखों पर पट्टी थी और गले में सूटकेस लटका था। पुलिस जब उसकी आंखों की पट्टी हटाते हैं तो उसकी लंबी दाढ़ी देखकर पुलिस डर जाते हैं और पूछते हैं कि इस सूटकेस में बम तो नहीं, जिस पर वो आदमी कहता है नहीं। फिर पुलिस उसके गले से सूटकेस उतारकर खोलते हैं और खोलते ही उन्हें एक मैसेज दिखाई देता है जिसमें लिखा था कि रात 9 बजे तक हमें 2 बसें और एक जेट प्लेन चाहिए जिसमें पायलट भी हो और टैंक पूरा भरा हो, और अगर तुमने हमारी मांग नहीं मानी तो 9 बजे के बाद हर घंटे हम एक एक आदमी को कैमरे के सामने मार देंगे, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। ठीक उसी वक्त हम बैंक के अंदर देखते हैं कि बेसमेंट में जितने भी बंधक थे उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया था। यहीं इन बंधकों में एक लड़का था जो अपना मास्क निकाल लेता है और कहता है कि इस मास्क में मेरा दम घुट रहा है, इसलिए मास्क पहनकर मरने से बेहतर है कि गोली से मर जाऊं। इन्होंने हम एक जैसे कपड़े इसलिए पहनाए कि अगर पुलिस अंदर आई तो वो हमारी जगह हमें ही मार दे। इसके बाद वो लड़का चिल्लाना शुरू कर देता है, हालांकि सब मना करते हैं मगर वो नहीं मानता। शोर सुनकर रसेल वहां आ जाता है और उस लड़के को खींचकर दूसरे कमरे में ले जाकर बुरी तरह मारता है। बाहर कंट्रोल रूम में डिटेक्टिव बहुत परेशान बैठा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन चोरों को कैसे पकड़ा जाए। और ठीक उसी वक्त रसेल पुलिस को एक मैसेज भेजता है जिसमें लिखा था कि अंदर सब लोग भूखे हैं, उनके लिए खाना भेजो। ये पढ़कर डिटेक्टिव खुश हो जाता है और उसके दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों न खाने के साथ एक माइक्रोचिप छुपाकर भेज दें जिससे हम उनकी बातें सुन सकें। डिटेक्टिव तय करता है कि पिज्जा भेजेंगे और पिज्जा बॉक्स में ट्रांसमीटर फिट कर देंगे ताकि बातें सुन सकें। और पिज्जा इसलिए चुना क्योंकि सबको खाने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा और इकट्ठा होने पर हम आसानी से सुन पाएंगे। इसके बाद पुलिस पिज्जा अंदर भिजवाती है। पिज्जा भिजवाने के बाद डिटेक्टिव और उसके साथी हेडफोन लगाकर कंट्रोल रूम में बैठ जाते हैं और रिकॉर्डिंग सुनने को उतावले होते हैं और तभी उन्हें आवाज आने लगती है, मगर उन्हें रॉबर्ट्स की बात समझ नहीं आती क्योंकि वो अलग भाषा में बात कर रहे थे और पुलिस को ये भी नहीं पता कि वो कौन सी भाषा है। अब जब उन्हें भाषा समझ नहीं आ रही तो डिटेक्टिव फैसला करता है कि बाहर मौजूद लोगों से मदद लेगा। उसके बाद रिकॉर्डिंग को स्पीकर पर चला दिया जाता है और भीड़ में एक महिला कहती है कि मैं इस भाषा को पहचानती हूँ। फिर उसे कंट्रोल रूम में लाया जाता है। वो महिला पूरी रिकॉर्डिंग सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि मैं जानती हूँ ये कौन है और क्या बोल रहा है। ये सुनकर डिटेक्टिव खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि कौन है ये शख्स, जिस पर वो बताती है कि ये अल्बानिया का पूर्व राष्ट्रपति है जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये उनकी पुरानी रिकॉर्डेड स्पीच है। यानी अंदर जो रॉबर्ट्स थे उन्हें पता था कि पिज्जा बॉक्स में ट्रांसमीटर लगा है, इसलिए उन्होंने ट्रांसमीटर के सामने रिकॉर्ड टेप चला दिया और पुलिस को बेवकूफ बना दिया। दूसरी तरफ मैडलिन न्यूयॉर्क के मेयर के पास पहुंचती है। मैडलिन जो बहुत चालाक महिला थी उसने मेयर को भी फंसा रखा था क्योंकि उसके पास मेयर का कोई राज था, इसलिए मैडलिन मेयर के साथ गाड़ी में आकर डिटेक्टिव से मिलती है। मेयर डिटेक्टिव से कहता है कि मैडलिन बहुत काबिल है, अगर तुम इसकी बात रॉबर्ट्स के लीडर से करवा दो तो मैडलिन तुम्हारा काम आसान कर सकती है। मगर डिटेक्टिव किसी की मदद नहीं लेना चाहता, जिस पर मैडलिन कहती है कि तुम्हें प्रमोशन मिल सकता है। डिटेक्टिव कहता है कि अगर मुझ में काबिलियत होगी तो प्रमोशन अपने आप मिल जाएगा। तब मैडलिन कहती है लेकिन उस केस का क्या जो तुम पर चल रहा है जहाँ $1.5 लाख गायब हुए थे। यहाँ मैडलिन डिटेक्टिव से कहती है कि अगर तुम रॉबर्ट्स से मेरी बात करवा दो तो मैं तुम पर लगा $1.5 लाख का केस हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। ये सुनकर डिटेक्टिव मैडलिन को रॉबर्ट्स से बात करवाने को तैयार हो जाता है। अब डिटेक्टिव बैंक के नंबर पर कॉल करता है और रसेल कॉल उठा लेता है। फिर डिटेक्टिव फोन मैडलिन को दे देता है और मैडलिन रसेल से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम ये सब किस लिए कर रहे हो। रसेल कहता है पैसों के लिए। तब मैडलिन कहती है कि मैं तुम्हें इतने पैसे दिलवा सकती हूँ जितने तुम बैंक से नहीं ले सकते। मैडलिन कहती है कि मैं न पुलिस की हूँ न तुम्हारा काम खराब करना चाहती हूँ, बस मुझे बैंक के अंदर से सेफ डिपॉजिट बॉक्स का कुछ सामान चाहिए। रसेल उसकी बात मान लेता है और मैडलिन को अंदर आने की इजाजत दे देता है। कुछ देर बाद रसेल और मैडलिन आमने सामने होते हैं। मैडलिन रसेल से कहती है कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, इसलिए सरेंडर कर दो। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें कम सजा मिलेगी और छूटने पर $20 लाख दिए जाएंगे, लेकिन बदले में अभी मुझे बैंक के अंदर आने दो, मुझे एक लॉकर से सामान निकालना है। इस पर रसेल कहता है कि कौन सा लॉकर, तुम लॉकर नंबर 392 की बात तो नहीं कर रही हो। ये सुनकर मैडलिन घबरा जाती है। तब रसेल कहता है कि तुम साफ क्यों नहीं बताती कि तुम यहाँ क्यों आई हो। मैडलिन कहती है कि मैं नहीं बता सकती। रसेल कहता है कि मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक अमेरिकन स्विट्जरलैंड के बैंक में काम करता था। उस आदमी के नाजी सैनिकों से अच्छे रिश्ते थे। उसने अपनी देश से गद्दारी की और बेकसूरों का खून बहाकर बहुत पैसा कमाया और उसी पैसे से आज वो आलीशान जिंदगी जी रहा है। लेकिन अब मेरे पास उस आदमी के खिलाफ सबूत है। रसेल कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल कर कहता है कि ये सबूत मुझे उसी लॉकर से मिले हैं जिसे तुम लेना चाहती हो, लेकिन
लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स मैं किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ से निकलने के बाद पकड़ा गया तो तुम्हें जिसने भेजा है उसे मुझे छुड़वाना होगा, नहीं तो मैं उसकी सच्चाई दुनिया के सामने ला दूंगा। अब मैडलिन समझ जाती है कि रसेल बहुत चालाक है और वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देगा, इसलिए मैडलिन बाहर आ जाती है। बाहर आते ही डिटेक्टिव पूछता है कि रॉबर्ट्स ने क्या कहा, लेकिन मैडलिन डिटेक्टिव को कुछ नहीं बताती। बैंक के अंदर दिखाया जाता है कि सभी लोगों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया गया है। तभी रॉबर्ट्स के साथ एक लड़की आती है जिसका नाम स्टीवी है। वो एक कमरे में जाती है और वहाँ से 4 लोगों को उठाकर ले जाती है और उन्हें एक अलग केबिन में बंद कर देती है। बाहर आने के बाद स्टीवी खुद चिल्लाने लगती है। उसके साथ ही उसे भी उन 4 लोगों के साथ बैठा देते हैं जहाँ स्टीवी ने अभी 4 लोगों को बंद किया था। असल में ये लोग जानबूझकर खुद को बंधकों में मिला लेते हैं और बंधकों को भी पता नहीं चलता कि कौन चोर है और कौन बंधक। रसेल ने पहले से सब कुछ परफेक्ट प्लान किया था। अब ये लोग जो गड्ढा खोद रहे थे वो गड्ढा भी पूरा हो जाता है। उधर बाहर डिटेक्टिव परेशान बैठा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगला कदम क्या लेना है। रॉबर्ट्स ने उन्हें 9 बजे तक 2 बसें और एक हेलीकॉप्टर मांगा था। उस समय भी पूरा हो चुका था। तभी डिटेक्टिव को रसेल का फोन आता है। रसेल उसे उलझाता है और पहेलियां पूछता है। इससे डिटेक्टिव समझ जाता है कि ये हमें बातों में उलझा रहे हैं। डिटेक्टिव अपने साथी पुलिस वालों से कहता है कि पहले उन्होंने समय दिया, हमने काम नहीं किया, फिर उन्होंने और समय दिया। इसका मतलब रॉबर्ट्स हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए हमें जल्दी एक्शन लेना होगा। इसके बाद डिटेक्टिव बैंक के नंबर पर रसेल को कॉल करता है और झूठ बोलता है कि तुमने जो मांगा था वो हमने तैयार कर लिया है, लेकिन उससे पहले मैं अंदर आऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने किसी को मारा तो नहीं। रसेल मान जाता है और उसे अंदर आने की इजाजत दे देता है। जब डिटेक्टिव अंदर जाता है तो वो रसेल का पूरा प्लान दिखता है। वो देखता है कि सबने एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं, जिससे पता चलना मुश्किल है कि कौन चोर है और कौन बंधक। जब रसेल आखिरी कमरे में जाता है तो वहाँ 3 लोग थे जिनके चेहरों पर मास्क नहीं थे और वे बहुत डरे हुए थे। रसेल कहता है कि ये वो लोग हैं जो किसी की नहीं सुनते। डिटेक्टिव जब देखता है कि सब सुरक्षित हैं, तब रसेल डिटेक्टिव को बाहर दरवाजे तक छोड़ने जाता है। यहाँ दोनों के बीच बात होती है। डिटेक्टिव रसेल से कहता है कि तुम मेरे साथ बाहर क्यों नहीं आ जाते। रसेल कहता है कि अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ और जब काम पूरा होगा तो मैं वादा करता हूँ कि इसी गेट से बाहर निकलूंगा। फिर रसेल डिटेक्टिव से कहता है कि अगर तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो बता सकते हो। डिटेक्टिव मजाक में कहता है कि मेरी इच्छा है कि अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अब दोनों की बात चल रही थी कि तभी डिटेक्टिव रसेल को जोर से लात मारता है और रसेल को सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। और जैसे ही वो रसेल का मास्क हटाने वाला होता है, ठीक उसी वक्त रसेल का साथी गन लेकर आ जाता है और डिटेक्टिव को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन वो डिटेक्टिव को कुछ नहीं करते और बाहर छोड़ देते हैं। बाहर आने के बाद डिटेक्टिव समझ जाता है कि उनका प्लान बहुत मजबूत है। रसेल बहुत चालाक है, उसने बहुत तगड़ी प्लानिंग की है और ये लोग हमारे साथ खेल रहे हैं। उन्हें पता है कि हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि रसेल ने डिटेक्टिव से कहा था कि मैं जानता हूं कानून के मुताबिक जब तक हम किसी बंधक को नहीं मारते तब तक पुलिस अंदर आकर हम पर हमला नहीं कर सकती। अब डिटेक्टिव ने जो लात मारी थी उससे रसेल बहुत गुस्सा हो जाता है और एक आदमी को छत पर ले जाकर कैमरे के सामने उसे गोली मार देता है। इस घटना से माहौल बदल जाता है और डिटेक्टिव कहता है कि अब रॉबर्ट्स ने गलती कर दी। इसके बाद डिटेक्टिव पुलिस की एक टीम अंदर भेजने का फैसला करता है और पुलिस की टीम बैंक के अंदर घुसने की तैयारी करने लगती है। लेकिन तभी डिटेक्टिव को ख्याल आता है कि रॉबर्ट्स का लीडर इतना चालाक है, वो ऐसी गलती नहीं कर सकता। क्या पता गोली मारने के पीछे भी कोई प्लान हो और उसे हमारी हर चाल का पता हो। ये सोचते ही उसे याद आता है कि जिस दाढ़ी वाले को सबसे पहले छोड़ा था, जिसके गले में मैसेज लटका था, शायद उस सूटकेस में कुछ है। और जब वो सूटकेस खोलकर देखता है तो उसमें ट्रांसमीटर होता है, यानी कि ट्रांसमीटर से रॉबर्ट्स उनकी सारी बातें सुन रहे थे और उन्हें पता है कि पुलिस कब हमला करने वाली है। ये समझते ही डिटेक्टिव जल्दी से उस पुलिस टीम के हेड से बात करता है जो अंदर जाने वाला था। डिटेक्टिव उसे सारी बात समझाता है कि रॉबर्ट्स को हमारी प्लानिंग का पता है, हो सकता है उन्होंने तुम्हारे लिए बम लगा रखे हों, इसलिए वापस आ जाओ। लेकिन वो अफसर वापस आने से मना कर देता है और कहता है कि मैं सब कंट्रोल कर लूंगा। यानी अब वो हमला करने वाला था और अंदर रसेल और उसके तीनों साथियों को पता था कि उन पर हमला होने वाला है। लेकिन पुलिस के अंदर आने से पहले रसेल बैंक में स्मोक छोड़ देता है और सभी बंधकों को भागने को कहता है और एक एक करके सब दौड़ते हुए बैंक से बाहर निकल जाते हैं। सबके कपड़े एक जैसे थे, इसलिए पुलिस कंफ्यूज हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि गोली किस पर चलाएं। अब पुलिस सबको घेर लेती है और एक एक करके जमीन पर लिटाकर हाथ पैर बांध देती है और पुलिस की एक टीम बैंक के अंदर चली जाती है, जहां पुलिस बैंक का हर कोना चेक करती है। लेकिन रॉबर्ट्स का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता, क्योंकि रॉबर्ट्स बंधकों में घुल मिलकर बाहर निकल चुके थे। हैरानी की बात यह थी कि रसेल के 3 साथी तो बंधकों के साथ बाहर आ गए थे, लेकिन रसेल उनमें नहीं था और किसी को पता नहीं था कि रसेल कहाँ है। रसेल किसी भूत की तरह अचानक गायब हो गया था। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो इनमें से चोरों को पहचान ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि सबके कपड़े एक जैसे थे। हालांकि सब पुलिस की गिरफ्त में थे और पुलिस उन्हें बस में बैठाकर जांच के लिए ले जाती है। पुलिस जब बैंक की तिजोरी के पास पहुंचती है तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि रॉबर्ट्स ने एक भी रुपया नहीं लिया और बैंक का सारा पैसा वैसा का वैसा पड़ा था। साथ ही उनके हथियार भी नकली थे, जिनसे कोई मारा नहीं जा सका था। तभी पुलिस को वो कपड़ा मिलता है जिस पर लाल रंग लगा था, यानी जिसे छत पर गोली मारी गई थी। दरअसल किसी को गोली लगी ही नहीं थी, वो सिर्फ नाटक था। पुलिस ने बैंक
बैंक का चपा चपा छाना लेकिन कुछ नहीं मिला। वो गड्ढा भी नहीं मिला जो रॉबर्स खोद रहे थे। डिटेक्टिव को समझ नहीं आ रहा था कि चोर बैंक में चोरी करने आए थे, एक पैसा भी नहीं चुराया और भूत की तरह गायब हो गए। पुलिस को सिर्फ इतना पता था कि बाहर वाले लोगों में वो 3 रॉबर्स भी हैं जिन्होंने सबको बंधक बनाया था। लेकिन डिटेक्टिव को एक बात पक्की हो गई कि उनमें मास्टरमाइंड रसेल नहीं है, क्योंकि डिटेक्टिव ने रसेल की हाइट, रंग और आवाज पहचान ली थी, और अगर वो होता तो डिटेक्टिव उसे पहचान लेता। रसेल ने सब कुछ इतने परफेक्ट तरीके से प्लान किया था कि पुलिस सब जानते हुए भी किसी को नहीं पकड़ पाई। आपको वो पल याद होगा जब बंधकों में बैठा एक लड़का अपना मास्क उतार लेता है और फिर रसेल आता है, उसे खींचकर दूसरे कमरे में ले जाकर मारता है। दरअसल वो लड़का उन 4 रॉबर्स में से एक था और जानबूझकर मास्क उतारता है ताकि लोग यकीन करें कि वो भी बंधक ही है। और अब जब पुलिस जांच कर रही थी तो उन्हें उस लड़के पर शक हुआ, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, बल्कि एक लड़की गवाही देती है कि ये लड़का भी हमारे साथ था और इसी वजह से हम परेशानी में पड़ने वाले थे, क्योंकि इसने मास्क उतार दिया था, जिसके बाद रॉबर्स ने इसे बहुत मारा था। ये सुनकर पुलिस उस लड़के को छोड़ देती है। अब इन रॉबर्स के साथ एक लड़की भी थी जिसे वो स्टीवी कहते थे, और आपको याद होगा कि स्टीवी ने 4 लोगों को कमरे में बंद किया, फिर बाहर आकर चिल्लाने का ड्रामा करने लगी, जिसके बाद रसेल स्टीवी को भी बंधकों के बीच बिठा देता है। और अब वो 4 बंधक गवाही देते हैं कि ये भी हमारे साथ ही स्टीवी बहुत आत्मविश्वास से पुलिस को जवाब देती है, जिससे पुलिस का शक उस पर से हट जाता है। और उनका तीसरा साथी तो खुद डिटेक्टिव ने बंधकों के बीच बैठा देख लिया था। जब डिटेक्टिव अंदर गया था तो आखिर में रसेल उसे एक कमरे में ले गया जहाँ 3 लोग बिना मास्क के थे। दरअसल ये 3 रॉबर्स थे और जानबूझकर बिना मास्क के दिखाए गए ताकि डिटेक्टिव यकीन कर ले कि ये बंधक है। अब डिटेक्टिव ने खुद इस तीसरे चोर को बंधक की हालत में देखा था, इसलिए वो भी छूट जाता है। कुछ देर बाद डिटेक्टिव का सीनियर आता है और डिटेक्टिव सीनियर से कहता है कि ये सब एक परफेक्ट प्लान था। रॉबर्स ने शुरू से अंत तक सब परफेक्ट प्लान किया था, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। कैप्टन कहता है कि अब इस केस को बंद करना होगा, क्योंकि किसी की जान नहीं गई, एक पैसा भी नहीं चुराया गया और न ही किसी ने रिपोर्ट लिखवाई है, तो अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। लेकिन डिटेक्टिव इतनी आसानी से केस बंद नहीं करना चाहता था और वो अब भी सच्चाई जानने में लगा रहता है। और जब वो बैंक के डॉक्यूमेंट्स देख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि सारे लॉकर हैं, लेकिन लॉकर नंबर 392 गायब है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और इससे डिटेक्टिव को शक होता है कि जरूर उस लॉकर में कुछ कीमती था जिसे रॉबर्स ने चुरा लिया, और यही वजह थी कि रॉबर्स ने ढेर सारा पैसा छोड़कर सिर्फ उसी लॉकर से वो कीमती चीज ले गए। दूसरी तरफ हम बैंक मालिक आर्थर को देखते हैं, जिसके पास मैडलिन आती है और कहती है कि जो डॉक्यूमेंट्स तुम्हें चाहिए थे वो लुटेरों ने अपने साथ ले लिए, और इसलिए ले गए ताकि अगर भविष्य में फंस जाएं तो इन डॉक्यूमेंट्स से तुम्हें मजबूर कर सकें कि तुम उन्हें छुड़वाओ। मैडलिन कहती है, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, उस लॉकर में उन कागजों के अलावा भी कुछ था नहीं तो वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते, और मैं जानती हूँ कि वहाँ तुमने ढेर सारे हीरे रखे थे। दरअसल उस लॉकर में बहुत कीमती हीरे थे, इसलिए रॉबर्ट्स सारे हीरे लेकर निकल गए और पैसों को हाथ भी नहीं लगाया। आर्थर कहता है कि उन हीरों के साथ वहाँ एक बहुत कीमती अंगूठी भी थी जो पेरिस के एक बड़े बैंकर की पत्नी की थी, और वो बैंकर मेरा दोस्त था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उनके पूरे परिवार को कैद कर लिया गया था। मैं चाहता तो बचा सकता था, लेकिन नाजी सैनिकों ने मुझे ढेर सारे पैसे दिए, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बचाया। आखिर में आर्थर मैडलिन को एक चेक देकर कहता है कि मैंने तुमसे जो कहा उसका बाहर किसी को पता नहीं लगना चाहिए, और मैडलिन चेक लेकर चली जाती है। इस तरह दिन बीते हैं और 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि रसेल कहीं और नहीं बल्कि अभी भी उसी बैंक में है। आपको वो पल याद होगा जब रसेल स्टोर रूम में आता है और कहता है कि ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है, ये वही स्टोर रूम था। दरअसल रसेल और उसके लोगों ने पीछे की शेल्फ को आगे शिफ्ट कर दिया था और सेम टू सेम उसी तरह लगा दिया था जैसे पहले थी, और पिछले 1 हफ्ते से रसेल यहीं छुपा हुआ था। और उन्होंने जो गड्ढा खोदा था वो इसलिए खोदा था ताकि रसेल को वॉशरूम जाने के लिए बाहर न निकलना पड़े। इस तरह 1 हफ्ता गुजरने के बाद रसेल उस लॉकर से चुराए सारे हीरे एक बैग में रख लेता है और बैंक से निकलने लगता है। और जब वो निकल रहा होता है तो ठीक उसी पल डिटेक्टिव भी बैंक के अंदर आ रहा होता है। हालांकि रसेल को ये पता था, क्योंकि बाहर उसके लोग इंतजार कर रहे थे। उन्होंने डिटेक्टिव के आने की खबर दे दी थी, और जब रसेल डिटेक्टिव के पास से गुजरता है तो जानबूझकर उससे टकराता है। डिटेक्टिव रसेल को पहचान नहीं पाता, और जिस तरह रसेल ने डिटेक्टिव से वादा किया था कि मैं तुम्हारे सामने इसी मेन गेट से बाहर निकलूंगा, तो वादे के मुताबिक रसेल उसी मेन गेट से बाहर निकलता है। और इस तरह ये लोग एक परफेक्ट बैंक डकैती को अंजाम देते हैं, जिसमें न कोई चोरी दिखी न कोई पकड़ा गया, और ये लोग करोड़पति बन गए, क्योंकि उन्होंने ऐसे हीरे चुराए थे जो कभी रिकॉर्ड में थे ही नहीं। दूसरी तरफ डिटेक्टिव बैंक के सेफ डिपॉजिट के पास पहुंचता है और लॉकर नंबर 392 खोलता है। जो बैंक मालिक का था, लॉकर खोलने के बाद डिटेक्टिव देखता है कि इसमें एक चिंगम और एक बहुत कीमती अंगूठी है, जिसे देखकर डिटेक्टिव समझ जाता है कि लुटेरों ने मुझसे पहले ही इस लॉकर को खोल लिया था, और ये वही अंगूठी थी जिसके बारे में आर्थर ने मैडलिन को बताया था। साथ ही लुटेरों ने उसी लॉकर में डिटेक्टिव के लिए एक मैसेज छोड़ा था जिसमें लिखा था, फॉलो द रिंग। डिटेक्टिव समझ जाता है कि ये रिंग उस तेज दिमाग वाले चोर ने मेरे लिए छोड़ी है, और वो चाहता है कि डिटेक्टिव सच्चाई सामने लाए। इसके बाद डिटेक्टिव सीधे बैंक मालिक आर्थर के पास जाता है और पूछता है कि तुम्हारे बैंक से क्या चोरी हुई। आर्थर कहता है कुछ भी नहीं। तब डिटेक्टिव अंगूठी बाहर निकालता है और आर्थर से कहता है कि मैं जल्द ही सच्चाई दुनिया के सामने ला दूंगा। इसके
इसके बाद डिटेक्टिव वहां से निकलकर सीधे मैडलिन के पास जाता है जहां मेयर भी मौजूद था। मैडलिन डिटेक्टिव को मुबारकबाद देते हुए कहती है कि तुम पर से $1.5 लाख का आरोप हटा दिया गया है। ये सुनकर डिटेक्टिव खुश हो जाता है, पर उसे पता था कि ये दोनों भी आर्थर जैसे धोखेबाज हैं। इसलिए डिटेक्टिव इन दोनों को यूएस वॉर क्राइम डिपार्टमेंट का नंबर देकर कहता है कि तुम्हें आर्थर के खिलाफ केस करना होगा कि आर्थर ने वर्ल्ड वॉर 2 में बेकसूरों का खून बहाकर खुद को अमीर बनाया, और अगर तुम दोनों ने ये सच्चाई सामने नहीं लाई तो मैं तुम दोनों को भी एक्सपोज कर दूंगा कि तुम दोनों बैंक डकैती केस में आर्थर के साथ मिले हुए थे। इसके बाद डिटेक्टिव अपने घर आता है जहां उसकी गर्लफ्रेंड इंतजार कर रही थी, और जब वो अपनी कोट की जेब में हाथ डालकर सामान निकाल रहा होता है तो उसे एक छोटा सा डायमंड मिलता है। शुरू में डिटेक्टिव को कुछ समझ नहीं आता कि ये मेरी जेब में कैसे आया, लेकिन तभी उसे याद आता है कि जब मैं बैंक के अंदर जा रहा था तब मेरे साथ एक आदमी टकराया था और उसी ने मेरी जेब में ये हीरा डाला, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि बैंक डकैती का मास्टरमाइंड था। दरअसल रसेल ने हीरा 2 वजहों से डाला। एक वजह ये थी कि उसने जो वादा डिटेक्टिव से किया था कि मैं तुम्हारे सामने गेट से निकलूंगा, और दूसरी वजह ये थी कि जब डिटेक्टिव बैंक के अंदर रसेल से मिलने आया था तब डिटेक्टिव ने रसेल से कहा था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अब डिटेक्टिव इस हीरे को देखकर मुस्कुराता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।